Hello dear students, I am गरिमा कंवर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ पीसीसीपी डिवीज़न रेजोनेंस कोटा। आज आपके सामने जो नेशनल स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन हुआ है जूनियर साइंस में, उसके बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेरी वेल दैट पेपर का स्टैंडर्ड जो है थोड़ा सा एवरेज रहा हुआ है, एक दो क्वेश्चन जो है उसमें डिफ़िकल्ट रहे हुए हैं, ठीक है। तो अपन उसको एक बार सॉल्यूट कर लेते हैं कि किस तरीके से वो पूरा सही पेपर में एवरेज क्या मार्क्स रहेगा उसका। जनरली फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना यहाँ पे दिया हुआ है, अ सैंपल ऑफ 1 लीटर मिल्क वेट 1.032 किलोग्राम, द मिल्क कंटेन्स 4% मिल्क फेट बाय वॉल्यूम हैविंग अ डेंसिटी 865 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, द डेंसिटी ऑफ फेट फ्री मिल्क इज किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इज। सो जनरली यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन में दिया हुआ है 4% मिल्क, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है अपने पास में, यहाँ पे डेंसिटी प्रोवाइडेड है 865 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। उसके साथ में अपन को यहाँ पे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द फेट फ्री डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो जनरली इसके लिए जो अपन एप्लीकेबल करते हैं डेंसिटी के अकॉर्डिंग, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम के बाद में अपन फैट फ्री के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग आंसर जो होगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो सॉल्यूशन आपके सामने है 1.032 किलोग्राम के अकॉर्डिंग मिल्क फेट जो दिया हुआ है 4% वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेंसिटी है 865 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दी हुई है, वेट ऑफ 1 लीटर मिल्क दिया हुआ है 1.032 किलोग्राम पर लीटर, ठीक है। यू नो वेरी वेल दैट 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर प्रेजेंट होते हैं, तो 1000 लीटर प्रेजेंट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द 1000 लीटर अपन मीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट कर देंगे, लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो इसका वेट आ रहा है अप्रोक्स 1032 किलोग्राम आ रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द किलोग्राम 4% जो वॉल्यूम है इसके अकॉर्डिंग इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी फाइंड आउट हो रही है, 0.04 मीटर क्यूब फाइंड आउट हो रही है, ठीक है। तो जनरली अपन इसमें क्या करेंगे, फैट से फैट फ्री जो वाला सॉल्यूशन है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे फैट वाले के लिए फॉर्मूला अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, W फैट इज इक्वल टू रो फैट मल्टीप्लाई बाय V फैट, ठीक है। तो जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 865 मल्टीप्लाई बाय 0.04 इज इक्वल टू 34.6 किलोग्राम, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, W का स्कीम्स हो जाएगा, इसके माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस करने पे क्या होगा, जो मिल्क में फेट प्रेजेंट है उसकी फेट को अपन माइनस करेंगे तो यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी, जो प्रेजेंट है वो हो गया 1032 और जो विथ फेट है वो हो जाएगा 34.6। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 997.4 किलोग्राम, ठीक है। तो ये वैल्यू को जब अपन रो में अप्लाई करेंगे फॉर द वेट एंड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो इसका एवरेज वो आंसर आ जाएगा 1038.95 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डिस्कस दैट इसका आंसर क्या करेक्ट मार्क होगा, सी करेक्ट मार्क होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अपने पास में जो दे रखा है ये भी एक तरीके से आयन के वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अ रिसर्च स्कॉलर रिक्वायर्स 50 मिलीलीटर्स एक्वस NaNO3 सॉल्यूशन कंटेनिंग 70 मिलीग्राम ऑफ Na पर प्लस पर मिलीलीटर, द अमाउंट ऑफ NaNO3 रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज इज। यहाँ पे अपन को देखना है कि NaNO3 का अमाउंट कितना अपने पास में गिवन है या कितना अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरली सॉल्यूशन में Na के प्लस के परसेंटेज जो है, परसेंटेज एज ए पर मिलीलीटर, वो दिया हुआ है 70 मिलीग्राम, ठीक है। तो जब 70 मिलीग्राम के अकॉर्डिंग जो अपने पास में वैल्यू है गिवन की हुई है उसको अपन ने यहाँ पे प्लेस किया है 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन 70 मिलीग्राम ऑफ Na प्लस 50 ml ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 50 मल्टीप्लाई बाय 70, so the approx value for that is 3.5 ग्राम, ठीक है। तो जब अपन नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करेंगे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो गिवन मास है वो 3.5 है और मोलर मास कितना आ रहा है, 23 आ रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द 23 मास हो जाएगा NaNO3 का एवरेज मास के अकॉर्डिंग, जो गिवन मास है अपन को फाइंड आउट करना है। तो मोलर मास NaNO3 का अप्लाई करके अपन यहाँ पे नंबर मोल अप्लाई करके ये पूरा वेट इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मास कितना हो जाएगा 12.94 ग्राम। तो ये भी एक तरीके से इजी क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, एंड 3 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट इट मीन्स यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स को ऐड किया गया है। तो मैथ्स को किस तरीके से ऐड किया गया है वो एक बार अपन एज्यूम करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, वन स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ C2H4I2 कंटेन बोथ द आयोडीन। यहाँ पे अपने पास में दे रखा है कि बोथ आयोडीन एटम्स अटैच टू दी सेम कार्बन एटम। यहाँ पे अपने पास में कार्बन एटम है, ठीक है। ये इस आयोडीन से भी यहाँ पे अटैच है और ये इस आयोडीन से भी यहाँ पे अटैच है, ठीक है। अपने पास में कंपाउंड दे रखा है CH2 एंड I2। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन हो गया एक, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में इसमें कह रहा है अपन से कि द बॉन्ड लेंथ ऑफ Ci बॉन्ड इज 2.1
2.10 अंगस्ट्रॉन, यानी कि इसके बीच की जो लेंथ है वो कितनी है 2.10 अंगस्ट्रॉन, ठीक है। एज्यूमिंग टेट्राहेड्रल एंगल्स एंड एडिटिविटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड रेडाई, द डिस्टेंस बिटवीन टू आयोडीन एटम इज गिवन दैट सिन, जो दे रखा है अपने पास में साइन 54.75 डिग्री एंड इज इक्वल टू 0.18815 एंड साइन दे रखा है 109.5 डिग्री इज इक्वल टू 0.94। तो जनरली यहाँ पे क्या करना है, पहले तो अपन को स्ट्रक्चर बनानी है। इन द स्ट्रक्चर सी जो है आई से कनेक्टेड है और आई और सी का डिस्टेंस कितना दे रखा है 2.10 अंगस्ट्रॉन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से ये ट्रायंगल बन जाएगा इस तरीके से सी आई आई, ठीक है। ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है 2.10 अंगस्ट्रॉन दे रखी है। टोटल स्ट्रक्चर ऑफ जो दे रखा है कंपाउंड का वो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के अकॉर्डिंग यू नो वेरी वेल, जो अपने पास में लाल बटा कक्का होता है, लाल बटा कक्का के अकॉर्डिंग साइन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन के। तो साइन थीटा में एल की वैल्यू जो है अपने पास में एक्स है, एल की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, के अपने पास में ये दे रखा है, जो के की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.1 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 54.75, बिकॉज ये पूरा वैल्यू तो है 109.5 डिग्री। हाफ हो जाएगा, अपन को ट्रायंगल लेना है, एक ट्रायंगल जो है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो यह x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.1 मल्टीप्लाई बाय साइन 54.75। इस वैल्यू को पुट करेंगे जो अपने पास में ऑलरेडी गिवन है 0.815। तो यहाँ पे अपन ने इसको पुट किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद x की वैल्यू आ गई है 1.71, ठीक है। अब अपन को पता है पूरा डिस्टेंस है, अपन को इस पूरे डिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ तक यहाँ की डिस्टेंस की वैल्यू अपने पास में कितनी आई है 1.71, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा डिस्टेंस क्या है, डबल है, क्योंकि अपन ने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची हुई है यहाँ पे। तो जनरली 2x हो जाएगा, तो 2x में x की वैल्यू पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू डिजिट कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3.42 अंगस्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक रूल इस तरीके से अपन ने सी आई की डिस्टेंस तो दी हुई थी, दोनों आयोडीन के बीच की डिस्टेंस अपन को फाइंड करनी थी और वो डिस्टेंस कितनी आ चुकी है यहाँ पे 3.42 अंगस्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू दैट आंसर डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, फोर्थ नंबर क्वेश्चन वेरी इजी। यहाँ पे अपन ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन अपन से डायरेक्टली पूछ रहा है कि एसिडिक नेचर वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन से ऑप्शन में सारे ही एसिडिक नेचर के दे रखे हैं, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच ऑल द ऑक्साइड एक्सप्रेस एसिडिक नेचर। तो अगर अपन देखेंगे एक एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि किस ऑप्शन में चारों ही एसिडिक हैं। पहले ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन में फ्लोरीन, सल्फर एंड इन ऑक्साइड, ठीक है। तो फ्लोरीन में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे कार्बन जो है ये भी एडिशन है इसमें बेटा, ठीक है। तो कार्बन जो ऑक्साइड है यहाँ पे कार्बन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल। तो तीनों ही नॉन मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है एसिडिक, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड और फ्लोरीन का ऑक्साइड जो है तीनों का एसिडिक नेचर है। बात करें अपन इंडियम के ऑक्साइड की तो यहाँ पे इसका नेचर एम्फोटेरिक है, बट जनरली उसमें एसिडिक करेक्टर प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू दैट इसमें चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं वो चारों ऑप्शन में क्या है एसिडिक नेचर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें अपन अदर ऑप्शन की तो अदर ऑप्शन में कहीं ना कहीं अपन को देखने को मिल रहा है कि कोई ना कोई एलिमेंट और कोई ना कोई मेटल जो है बेसिक नेचर में प्रेजेंट है। जैसे कि अगर अपन बी ऑप्शन देखते हैं तो गैलियम का ऑक्साइड तो चलो एम्फोटेरिक नेचर में होता है, पर बेरिलियम एक मेटल है जिसका ऑक्साइड बेसिक नेचर में होता है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। इधर अपन बात करें तो यहाँ पे जिनोन के ऑक्साइड्स का नेचर कुछ पता नहीं होता है क्योंकि वो एम्फोटेरिक भी बिहेव नहीं करता है बिकॉज ऑफ अ नोबल गैस, और यहाँ पे ये तीनों ऑक्साइड जो होते हैं एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, तो इनका बेसिक भी है और एसिडिक भी है, तो इस तरीके से ये करेक्ट आंसर नहीं हो पाएगा, ठीक है। डी की बात करें तो डी में ब्रोमीन है वो एसिडिक नेचर शो करती है, बट जिनोन इज अ नोबल गैस एंड नोबल गैस का जो नेचर होता है एम्फोटेरिक नेचर भी नहीं होता है। कोई नॉन नोबल गैस जो होती है वो एम्फोटेरिक नेचर शो करती है, बट इन जिनोन इट कैन नॉट बी शो बाय इट। अगर ये शो भी करेगा तो वो उसका नेचर क्या होगा एसिडिक भी होगा और बेसिक भी होगा। इसी तरीके से ये दोनों मेटल टीन वगैरह भी जो होते हैं ये भी अपना नेचर एम्फोटेरिक शो करते हैं, और अगर एम्फोटेरिक शो नहीं करेंगे तो इनका मोर देन एसिडिक से ज़्यादा बेसिक शो होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर अपना जो होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा बिकॉज ऑफ 3 प्रेजेंस ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन, यू नो वेरी वेल दैट द मोल कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। मोल कंसेप्ट अपन को डायरेक्टली फाइंड करना है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ दी सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गैस वेट 1 किलोग्राम। डायरेक्टली वेट दिया हुआ है 1 किलोग्राम, ठीक है। तो 1 किलोग्राम के अकॉर्डिंग आपको पता है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है
पूरा वेट दिया हुआ है ऑलरेडी, ये तो 1 डिजिट है कि 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये 1 इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। अपन को कितने इलेक्ट्रॉन्स का फाइंड आउट करना है, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स का फाइंड आउट करना है। तो अपन यहाँ देखेंगे 1 मोल में कितने प्रेजेंट होते हैं एटम्स, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ठीक है। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे, 1 का इतना हुआ, 1 किलोग्राम मोल का इतना हुआ, तो टोटल जो परसेंटेज होगा, टोटल जो वैल्यू होगी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी और आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 अपॉन 6.02 मल्टीप्लाई बाय 9.1। क्लियर है? ये ना मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, इजी वे में है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है मास की वो 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 होती है। 1 किलोग्राम की फाइंड आउट करनी है तो 1 किलोग्राम एक वेट ऑफ द मोल हो गया, तो मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन में थोड़ा सा फिजिक्स इन्वॉल्व किया हुआ है, जैसे कि 3rd क्वेश्चन में मैथ्स को इन्वॉल्व किया हुआ था। बिल्कुल अपन को घबराना नहीं है, ये भी थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, बट इसको भी अपन नॉर्मली केमिस्ट्री का फंडा लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली अपने पास में दिया हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू टीनी स्फेरिकल बोल्स कैरिंग चार्ज Q1 एंड Q2। यहाँ पर अपने पास में 2 बोल्स दे रखी हैं जिसका चार्जेस है Q1 एंड Q2, ठीक है। तो अपन को क्या करना है यहाँ पे, बाय अ डिस्टेंस r इन अ फ्री स्पेस इज गिवन बाय, ये r डिस्टेंस है, तो जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू द फोर्स वो क्या अप्लाई हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन r, ठीक है, का स्क्वायर। वाई द कंस्टेंट, वेयर द कंस्टेंट K की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 इन ऐसा यूनिट। 2 टीनी स्फेरिकल बोल्स ऑफ कार्बन 12 के बारे में बात हो रही है। वेट ये इसका 1 ग्राम दे रखा है, 1 सेंटीमीटर अपार्ट्स में इसका फ्री स्पेस दे रखा है। द 2 स्फेयर्स कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 चार्ज स्फेरिकल F इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 न्यूटन। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम इन द नेगेटिविटी चार्ज स्फेयर इज। टोटल जो अपने पास में स्फेयर है उसमें अपन को फाइंड आउट करना है नेगेटिव चार्ज का रेशियो, ठीक है। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए अपन को देखना है रेशियो किसके बीच में है, द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन के बीच में एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी चार्ज के बीच में, ठीक है। तो जनरली अपन ने फॉर्मूला अप्लाई किया है, फॉर्मूला अपन को दिया हुआ है क्वेश्चन में, Q1 इज इक्वल टू Q2 है, ये ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो K इज इक्वल, जो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। Q की वैल्यू दे रखी है अपने पास में, R की वैल्यू दे रखी है, F की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। R की वैल्यू मैंने पुट कर दी है यहाँ पे 0.01 का होल स्क्वायर, F की वैल्यू 10⁻⁻5 एंड K की वैल्यू पुट कर दी है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9, ठीक है। तो यहाँ पे Q की वैल्यू आ गई है अपने पास में, एक तरीके से चार्ज की वैल्यू यहाँ आ गई है 10⁻9 अपॉन 3 कूलम, ठीक है। तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो यहाँ पे n इक्वल टू 10⁻10 अपॉन 4.8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस फॉर्मूले से एप्लीकेबल हो जाएंगे। नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने 1 ग्राम कार्बन 12 के लिए, तो नंबर ऑफ 1 एटम कार्बन के लिए जो फाइंड आउट होगा वो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 काउंट होगा, ठीक है। तो रेशियो अपन को निकालना है यहाँ पे n डैश और n के बीच में, तो यहाँ पे n डैश की वैल्यू जो दे रखी है 10⁻10 जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले निकाली थी ये, और n डैश की वैल्यू 1.6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो इनको जब अपन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू डिजिट आ जाएगी 4.15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14। तो एक तरीके से ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे अपन को डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ है, K की वैल्यू दी हुई है, F की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू दी हुई है। अपन को Q की वैल्यू निकालनी है, Q की वैल्यू निकालने के बाद में टोटल रेशियो फाइंड आउट करना है चार्ज के बीच में। तो एक चार्ज एटम के लिए 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 काउंट हो रहा है कार्बन 12 के लिए, और जो अपन ने ऑलरेडी निकाला है n की पावर n इज इक्वल टू 10⁻10 अपॉन 4.8, दोनों को डिवाइड करना है, रेशियो में डिवाइड होगा दोनों एटम्स के लिए, ठीक है। तो दोनों का चार्ज जब एक दूसरे से डिवाइड होगा तो रेशियो अपने पास में फाइंड आउट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट द आंसर इज A 4.15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 यहाँ आया हुआ है, ठीक है। तो A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत खुशी की बात है आपके लिए कि ये एक तरीके से बोनस क्वेश्चन है। बोनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने चारों ही क्वेश्चन को अप्लाई किया है, और चारों ही मतलब जो भी अपने पास में प्रॉपर्टीज दे रखी थी, क्वेश्चन नहीं जो प्रॉपर्टीज दे रखी थी वो प्रॉपर्टीज इसके अकॉर्डिंग ही जा रही है। मतलब कि ये है कि क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट चॉइस फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एटॉमिक स्पीसीज शो इन द फॉलोइंग टेबल इज। यहाँ पे प्रॉपर्टी दे रखी है, अपन को बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज किस बेसिस पे क्या है, और एक सीक्वेंस बना हुआ है यहाँ
नहीं है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट आयनिक रेडाई दे रखी है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे रखी है, हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडाइस जो है बेरिलियम और मैग्नीशियम और लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे ये पूरा अप्लाई हो रहा है। और ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन की सेम है, देन अपने पास में हीलियम की है, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्लोरीन, फ्लोरीन, बीई एंड ऑक्सीजन की, ये इस तरीके से आ रही है, तीनों की ज़्यादा है एंड कंपैरिजन टू दी क्लोरीन। मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है फेरस का एंड निकल का सेम है, और बचा कॉपर और स्कैंडियम का एज कंपैरिजन टू निकल कम है, और क्रोमियम का क्या है बेटा, ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू दैट ये पूरा मैग्नेटिक मूवमेंट का एक रेशियो बनाया हुआ है। तो सबसे स्मॉलेस्ट रेडाई जो है किसकी फाइंड आउट हो रही है, बेरिलियम की फाइंड आउट हो रही है। तो यहाँ पे अपन को देखने को मिला है स्मॉलेस्ट रेडाई जो है डी में किसकी दे रखी है, बेरिलियम की दे रखी है, ठीक है। तो ऑप्शन सारे इसके लिए करेक्ट जा रहे हैं। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऑक्सीजन की आ रही है 3.5, और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करें तो हीलियम की तो होती ही नहीं है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन सी है अपने पास में, तो सी का कहीं भी ऑप्शन नहीं दे रखा, ठीक है। तो इस तरीके से चारों चीज़ें सेम होने के बावजूद भी, जैसे कि अगर अपन थर्ड चीज़ भी देख लें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो क्लोरीन की ज़्यादा आ रही है, तो क्लोरीन यहाँ पे अपने पास में बी के फॉर्म में है। एंड लास्ट ऑफ ऑल हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट किसका दे रखा है, क्रोमियम का दे रखा है। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट भी दे रखा है यहाँ पे क्रोमियम का। तो अकॉर्डिंग टू दैट DCBA कहीं भी ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको बोनस मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 जो बिल्कुल सिंपल है। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला आप बचपन से अप्लाई करते आ रहे हो। टोटल 4 स्केल्स होती हैं टेम्परेचर मीजर की। सबसे पहली जो होती है सेल्सियस, दूसरी होती है केल्विन, थर्ड होती है अपने पास में फ़ारेनहाइट एंड फोर्थ वन इज़ अ रूमर, ठीक है। तो यहाँ पे इन चारों फॉर्मूले के लिए आपको पता ही है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का एक कॉम्बिनेशन होता है फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 F-32। अपन को क्या फाइंड आउट करना है, पहले अपन ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 8 कह रहा है अपन से, ऑन फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ अ टेम्परेचर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मार्क एज अ 32 डिग्री Fahrenheit and the boiling point of a water is marked as a 212 degree Fahrenheit, while the freezing point and boiling point of water on the Celsius scale are marked as 0 degree Celsius and 100 degree Celsius respectively. During the routine checkup of some patient, a doctor measured the temperature of the patient as 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट्स ऑन सेल्सियस इज, अपन को सेल्सियस में फाइंड आउट करना है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो है पुट करनी है और सेल्सियस की वैल्यू अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। फॉर्मूले में फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट कर दी जो अपन को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। इस वैल्यू के साथ में यहाँ पे -32 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 70.6, और 70.6 जब 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड पूरा प्रोसेस होने के बाद में आंसर आ जाएगा 39.52 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये पूरा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 8 का आंसर है ऑप्शन सी, एकदम करेक्ट, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन आपके सामने है, पीएच से रिलेटेड है, ठीक है। वैसे भी इस साल का जो पेपर है लास्ट ईयर 2 सालों के लास्ट सालों के पेपर से बहुत ज़्यादा इजी है। अगर बात करें लास्ट ईयर के पेपर जो थे थोड़े से डिफिकल्ट थे, बट ये पेपर्स में 1 या 2 क्वेश्चन ही आपके पास में थोड़े से हार्ड लेवल के हैं, बाकी सब एवरेज है, ठीक है। तो ये भी पीएच भी आपने पढ़ा हुआ है पावर ऑफ हाइड्रोजन से रिलेट करके, तो इसको अपन एक बार सॉल्व करेंगे। यहाँ पे द पीएच ऑफ न्यूट्रल प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 7। अपने पास में pH कितना दे रखा है, 7। व्हेन वाटर इज हीटेड टू 70 डिग्री सेल्सियस द pH वैल्यू, पहली बात हमको फाइंड आउट करना है 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 pH दे रखा है, 70 डिग्री सेल्सियस पे अपन को pH फाइंड आउट करना है। तो जनरली अपने पास में ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, पहला ऑप्शन दे रखा है डिक्रीज एंड इट्स नेचर टर्न्स एसिडिक, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इंक्रीज एंड इट्स नेचर टर्न्स बेसिक। इंक्रीज होगा तो बेसिक नेचर तो होगा ही सही, बट डिक्रीज होगा तो भी एसिडिक नेचर होगा। बट अपन को फंडामेंटली क्या फाइंड आउट करना है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 pH होता है, तो जब अपन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो pH वैल्यू का क्या होगा, रिमेन कंस्टेंट एज 7 एंड डिक्रीज बट इट्स नेचर रिमेन्स न्यूट्रल्स, ठीक है। तो जनरली आपको मैं बता दूं, जब भी अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका pH वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। pH वैल्यू जैसे ही डिक्रीज होगा तो अपने पास में उसका नेचुरल क्या रहेगा,
नेचर तो उसका वही न्यूट्रल रहेगा, कोई भी सॉल्यूशन हो अगर वो न्यूट्रल फॉर्म में है तो न्यूट्रल ही रहेगा, चाहे आप टेम्परेचर को कितना ही इंक्रीज कर दो या फिर डिक्रीज कर दो, ठीक है। तो डिसोसिएशन ऑफ H2O इनटू H+ एंड OH माइनस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, दोनों ही पावर इंक्रीज होगी क्योंकि वो ऑलरेडी सॉल्युबल है, ठीक है। सिंस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीज सो pH विल डिक्रीज बट सॉल्यूशन रिमेन्स न्यूट्रल, जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल रहेगा, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, और उसका जो pH है बिल्कुल सेम एज अ pH ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस पे जो था 7 वही रहेगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से सिंपल क्वेश्चन है pH वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं 10th नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो ये है ये भी pH से रिलेटेड है। pH की बात करें तो पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। द कंसंट्रेशन मोल पर लीटर ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O+ फॉर अ सॉल्यूशन हैविंग अ pH 8.26 इज, आपको अपने पास में pH दे रखी है सॉल्यूशन की 8.26 और यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करनी है, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन यहाँ पे अप्लाई करा है अपन ने एंटीलॉग, एंटीलॉग के अकॉर्डिंग जो वैल्यू दे रखी है pH की उसको पुट करेंगे और लॉग एंटीलॉग से यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ दी सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, pH दे रखा है 8.26, ठीक है। अपन ने अप्लाई किया कंसंट्रेशन का फॉर्मूला H3O+ हाइड्रोजन ऑफ आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻ pH, तो यहाँ माइनस pH कितना दे रखा है 8.26, ठीक है। इसको अपन जब एंटीलॉग करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास में 10 दी पावर के अप्रोक्स में 9 जा रहा है, तो ये 10⁻⁻9 हो जाएगा और जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5.50। तो जब अपन इसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5.55 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 मोल माइनस 9 मोल पर लीटर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट जब अपने पास में किसी भी सॉल्यूशन का अगर pH दे रखा हो और कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी हो तो एंटीलॉग फॉर्मूले को अप्लाई करके pH में 10 की वैल्यू के साथ में जो वैल्यू आपको pH की दी हुई है उसको पुट करके और उसका एंटीलॉग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और जो भी वैल्यू अगर आपके पास में अनोदर डिजिट में अनोदर उसकी यूनिट में दे रखी हो तो उसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करें, या फिर किसी अदर यूनिट में जो ग्राम पर लीटर में दे रखा हो तो डायरेक्टली वही आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो जनरली इसका आंसर हो जाएगा अपने पास में सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन दे रखा है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़ा सा एवरेज है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपन देखेंगे क्वेश्चन क्या रहा है अपन से, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में अपन को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टू कंपाउंड A एंड B गिवन किया हुआ है TA एंड TB, ठीक है। और आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई हुई है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन Cl अपने पास में ट्रांस में दे रखा है और एक Cl C के साथ में अपने पास में जुड़ा हुआ है सिस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को देखना है कि किसका वैल्यू बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या रहेगा। तो जनरली आपको पता ही है कि जो अपने पास में बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ट्रांसफॉर्म में थोड़ा कम अप्लाई हो रहा है और सिस फॉर्म में अपन को तोड़ने में लिए ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ट्रांस में तो दोनों के बीच का बॉन्डिंग लेवल कमजोर हो जाएगा और सिस में दोनों के बीच का बॉन्डिंग लेवल क्या रहेगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट TA इज स्मॉलर देन TB is greater than TA, ठीक है। The cis isomer of 1,2-dichloroethylene has a boiling point of 60.3 degree Celsius while trans isomer has a boiling point of a 47.5 डिग्री सेल्सियस। क्यों होगा, क्योंकि नो वेरिएबल सिस वाली फॉर्म में उसको ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे उसका डबल बॉन्ड टूटेगा और सिस वाली फॉर्म से एज कंपैरिजन ट्रांस वाली फॉर्म में कम बॉइलिंग पॉइंट पे उसका कार्बन का और क्लोरीन का बॉन्ड डिवाइड मतलब डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो जनरली द ट्रांस आइसोमर हैज अ लो BP बिकॉज CCl डाइपोल मूवमेंट कैंसल्स ईच अदर, ठीक है। तो इस तरीके से डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ सिस पोजिशन। सो फॉर दैट द आंसर A इज करेक्ट, TA इज स्मॉलर देन TB एंड TB इज ग्रेटर देन TA, clear? So this is the very easy question for you. Now next question is 12 number question and 12 number question is very easy. यहाँ अपन एक बार देखें which of the following is the strongest material in terms of tensile strength. Tensile strength से क्या मतलब है अपने पास में कि उसकी मतलब कौन सा एलिमेंट जो आपके पास में चारों ऑप्शन में दिया हुआ है वो कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपन को किसी अदर ऑप्शन की बात नहीं करनी है। ऐसे तो टेंसिल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट यहाँ पे जो चारों मेटल दिए हुए हैं उनको कंपेयर करना है एक दूसरे से और डायरेक्टली अपने को आंसर प्रोवाइड करना है, ठीक है। डायमंड की बात करें, डायमंड
आयरन एक नॉन मेटल है, ठीक है, जो उसका टेंसिल स्ट्रेंथ होता है 90 - 225 GPa होता है, ठीक है। टंगस्टन होता है, एक मेटल तो होता है पर ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में तो रहता है, बट टेंसिल स्ट्रेंथ इसका कम होता है, 500,000 PSI इसका यहाँ पे अपने टेंसिल स्ट्रेंथ होता है। ग्राफीन की बात करें, इसका सबसे ज़्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग टेंसिल स्ट्रेंथ होता है और वैल्यू जो उसकी होती है 130 गीगापास्कल, ठीक है। तो एज कंपैरिजन टू डायमंड एंड टंगस्टन, ग्राफीन हैविंग अ मोर स्ट्रॉन्गेस्ट टेंसिल स्ट्रेंथ। एंड बात करें स्टील की स्ट्रेंथ का, इससे ज़्यादा नहीं होता है, वो MPa में आता है अपने पास में 1000, ठीक है, पास्कल, ठीक है। तो अपने पास में यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि जो अपने ग्राफीन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है टेंसिल स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में। तो इन चारों ऑप्शन में से अपना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्राफीन। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एक तरीके से इनऑर्गेनिक कंसेप्ट है जो अपना पीरियोडिक टेबल का है। वहाँ पे अपन को डायरेक्टली फोकस करना है कि क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है और ये बात सच होगी या नहीं, ठीक है। तो सच होने के लिए अपन को पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 13 एलिमेंट प्रेजेंट द पेयर ऑफ द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द पेयर। अपन को दे रखा है ग्रुप 13 के एलिमेंट है। डायरेक्टली मैंने बताया अभी जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन, तो ग्रुप 13 के एलिमेंट में सबसे ज़्यादा 2 पेयर दिए हुए हैं ऑप्शंस में, उसमें किसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो बात करें अपन यहाँ पे बोरोन एंड टेल्यूनियम, तो यहाँ पे इन दोनों का स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल वीक है। इन दोनों की बात करें तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनको फाइंड आउट हो रही है। बोरोन की प्लस हो ही नहीं सकती ऑक्सीडेशन स्टेट, पहली बात तो, क्योंकि बोरोन के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बोरोन की यहाँ पे भी बात करें, बोरोन को यहाँ पे प्लस प्रोवाइड किया हुआ है। बोरोन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता ही नहीं है, बोरोन जो है 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अकॉर्डिंग टू द इनर पेयर इफेक्ट, इसको स्टेबिलिटी के लिए तीनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा, तब जाके इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू दी नोबल गैस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो ये रॉन्ग हो जाएंगे। बात करें ऑप्शन बी की और बात करें ऑप्शन सी की, तो यहाँ पे अपने पास में TL जो है, TL भी प्लस पे मोर स्टेबल होता है, ना कि TL 3 प्लस पे मोर स्टेबल होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट जब ये स्टेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका कन्फिग्रेशन अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू द कन्फिग्रेशन इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने पर ये स्टेबल कन्फिग्रेशन फाइंड आउट करता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये बी ऑप्शन अपना रॉन्ग आंसर हो जाएगा। आंसर सी जो है दोनों बेसिस के, बोरोन के अकॉर्डिंग भी और TL के अकॉर्डिंग भी, ये बिल्कुल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड आउट करता है और पेयर इफेक्ट को शो करता है। सो फॉर दैट ये अपना एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सिंपल है। आजकल आपको सभी को पता है कार्स में, ऑटोमोबाइल्स में या किसी भी तरीके की कुछ भी मॉडरेट फॉर्म में जो भी रोड्स में व्हीकल चल रहे हैं उनके लिए एयर बैग यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो एयर बैग में कौन सी गैस फिल करी जाती है, कौन सा कंपाउंड फिल किया जाता है, वो आपको सबको पता होना चाहिए। यही आपके सामने जनरल क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं क्वेश्चन को। टू हैव अ सिक्योर एंड सेफ ट्रैवल एयर बैग्स एंड बीइंग यूज्ड इन अ मॉडर्न व्हीकल ऑटोमोबाइल फॉर रोड जनरली द सब्सटेंस मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड इन द एयरबैग्स इन ऑटोमोबाइल इज, डायरेक्ट आंसर है सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड गैस जो है एज अ कंपाउंड इसके अंदर एयरबैग्स में फिल किया जाता है। एकदम से ये मॉडरेट व्हीकल में यूज़ करके इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रिगर की तरह दब जाता है और जनरली कभी भी इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है एक्सीडेंटल, तो एक्सीडेंटल्स में क्या होता है, डायरेक्टली ये खुल जाता है और सोडियम एजाइड गैस से ये पूरा एकदम फुल एयर बैग की तरह फुल एयर कंबाइन हो जाता है और अपने सामने यहाँ पे लग जाता है, जिससे कि अपना एक्सीडेंट के टाइम पे किसी भी तरीके की हानि नहीं होती, किसी भी तरीके का हार्मफुल इफेक्ट अपन को नहीं हो पाता और अपन बच जाते हैं। तो आपको सबको ये ध्यान में रखना है कि सोडियम एजाइड इसके अंदर फिल किया जाता है एयर बैग्स में। क्लियर? तो बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 डायरेक्टली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायरेक्टली यहाँ पे मेटल के बारे में यूज बताना है अपन को, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन को। मोस्ट प्रिडोमिनेटली यूज मेटल इन अ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन MRI कंस्ट्रेंट सॉल्यूशन इज, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर है गैडोलिनियम। गैडोलियम एक रेयर मेटल है जो यहाँ पे MRI में यूज़ की जाती है। MRI की पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड में इसको यूज़ किया जाता है। एक तरीके से ये टॉक्सिक भी होती है, बट इसके साथ कुछ कंपोनेंट मिक्स कर दिए जाते हैं। इंजेक्टेबल फॉर्म में इसको फिल किया जाता है, मेटल बॉन्ड बना लेता है ना। गैडोलिनियम मेटल बॉन्ड बना करके इसको
किलेटिन फॉर्म में ब्लॉक करके डेंजर इफेक्ट को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो एक तरीके से इसका टॉक्सिकनेस जो होती है खत्म हो जाती है और इट इज यूजेबल इन अ MRI मैग्नेटिक फील्ड में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाई की हुई है, एक रिएक्शन को अपन को कंप्लीट करना है। रिएक्शन को कंप्लीट करने से पहले अपन को ये देखना होगा कि रिएक्टेंट कौन कौन से यहाँ पे प्रेजेंट है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो देखते हैं एक तरीके से कौन सा प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस इन क्वेश्चन नंबर 16 एन एस्टरिफिकेशन प्रोसेस हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे एस्टरिफिकेशन प्रोसेस दे रखा है, रिएक्टेंट आपके सामने दे रखा है, एक कंपोनेंट ये और दूसरा कंपोनेंट मेथेनॉल। ठीक है, in the presence of concentrated H2SO4 it will convert it into the ester and water. ठीक है, the fat of the labeled oxygen 18 atom in the product is, यहाँ पे अपन को फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्या प्रोडक्ट यहाँ पे अपन को एस्टर की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो जनरली कुछ भी नहीं होगा, यहाँ से बॉन्ड का ब्रेक होगा, बॉन्ड का ब्रेक होने की वजह से CH3OH के बीच में यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, ये OH और ये H दोनों H2O की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, ये CH3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो फॉस्फीन की फॉर्म में एज अ फेनाइल ग्रुप की फॉर्म में, फेनाइल ग्रुप की फॉर्म में ये इस तरीके से अपन को CH3 एडिट होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे आंसर में, ये अपने पास में फर्स्ट जो अपना रिएक्टेंट है, ये सेकंड रिएक्टेंट है, ये दोनों ने H2O को रिलीज कर दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये अपने पास में अपना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। किसी भी तरीके का कोई भी मिक्सचर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई डबल रिएक्शन नहीं हो रही, ना ही किसी कंपोनेंट को ऐड किया है। बस अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस चाहिए, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो रही है तो CH3H की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा और वाटर क्या हो जाएगी, H2O की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। ये भी एक इनकरेक्ट आंसर है और यहाँ पे अपना ऑप्शन बी भी क्या होगा, इनकरेक्ट आंसर होगा क्योंकि जो 18 नंबर है सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे एडिड है, ना कि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे 18 नंबर ऐड है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी मिक्सचर की वजह से और डी ऑप्शन वाटर में एडिशन की वजह से। सो यू नो वेरी वेल दैट द 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर अपना जो हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। Now next question is 9. Which of the following colloidal is are medicines? यहाँ पे आपके पास में चार ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ चारों ऑप्शन में आपको देखना है किस ऑप्शन में अपने पास में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो मेडिसिन की फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, तो अपने पास में जो अपना ऑप्शन ए दिया हुआ है एज अ एंटी इन्फेक्टिव फॉर यूज होता है अपने पास में। पहली बात तो यहाँ पे ये ध्यान रखनी है अपन को, ये मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन है, यहाँ पे एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं। ये नेक्स्ट जो है अपना सेक्शन, इस सेक्शन में अपने पास में टोटल जो एक क्वेश्चन है उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा भी आंसर अपने पास में प्रोवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन 2 है, इसमें अगर अपन देखें ए ऑप्शन में तो एंटी इन्फेक्टिव फॉर ऑपिथेलेमिक एंड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जो भी रेस्पिरेटरी के इन्फेक्शन होते हैं इसमें यूज़ किया जाता है, ये एक तरीके से मेडिसिन में। दूसरी बात करें अपन सल्फर सोल की, तो सल्फर सोल भी जो होता है स्किन एक्ने एंड स्किन में जो भी रेडनेस होती है इनकी मेडिसिन को बनाने में यूज़ होता है, तो यहाँ पे भी अपने पास में ऑप्शन बी भी सही है। बात करें अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एज अ एंटी एसिड यूज़ होता है, आपको सबको अच्छे से पता है। एंटी एसिड की फॉर्म में जब अपन इसको यूज़ करते हैं तो अपने जो भी स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ए बी एंड सी जो तीनों हैं यहाँ पे क्या होंगे बेटा, करेक्ट आंसर होंगे। सी ऑप्शन की बात करें तो ये गोल्ड का एक तरीके का सॉल्यूशन होता है, पर्पल ऑफ सेसियस, यहाँ पे ये एक तरीके से रॉन्ग हो जाएगा, ये किसी भी तरीके की मेडिसिन को बनाने में यूज नहीं होता। क्लियर है, तो 49 क्वेश्चन का आंसर है ए बी एंड सी। सो इन क्वेश्चन नंबर 50 वी विल सी हेयर, यहाँ पे अपन को दिए हुए हैं चार ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में अपन को पता करना है कि नाइट्रोजन कहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन एटम की अपन को सबसे पहले पता होनी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट। अकॉर्डिंग टू द रिडक्शन प्रोसेस अपन को ये पता होना चाहिए कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर एलिमेंट का नंबर जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की ओर जा रहा है तो वो एक रिडक्शन प्रोसेस अप्लाई हो रहा है और वहाँ पे वो एलिमेंट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अगर अपन देखें चारों ऑप्शन में किस तरीके से कौन सा एटम कहाँ से रिड्यूस हो रहा है, तो फर्स्ट ए ऑप्शन में अगर अपन देखें तो NH4 प्लस में यहाँ पे अपने पास में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अपन को फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे दे रखा है हाइड्रोजन के 4 एटम, तो +4 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम। टोटल चार्ज जो दे रखा है NH4 पे प्लस दे रखा है। ठीक है, ये प्लस का 4 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, -3 + 1, तो -4 वेट, हाँ -4 इज
+1, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे x इक्वल टू -3। क्लियर है। यहाँ पे अपने पास में जो ये N2 दे रखा है, N2 एक गैस है और गैस जो डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या काउंट होता है, 0 काउंट होता है। तो जनरली +3 से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहाँ जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द इंटीजर ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर 0 +1 +2 +3 +4, और यहाँ अगर अपन देखें -1 -2 एंड -3, तो यहाँ अपने पास में दे रखा है इंट्रोडक्शन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट टू दी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ उल्टा हो रहा है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ जा रहा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। बात करें ऑप्शन बी की, तो इन द ऑप्शन बी NH2- इज कन्वर्टेड इनटू दी NO। ठीक है। तो N में अपने पास में इसको X काउंट करते हैं, अकॉर्डिंग टू द H एटम यहाँ पे कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 2, और इसकी इक्वल वैलेंसी कितनी काउंट हो रही है, माइनस। ये प्लस का 2 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, इक्वल के उस साइड माइनस का, -2 -1, तो X की वैल्यू कितनी काउंट हो गई है बेटा यहाँ पे, -3। यहाँ अपन बात करें NO की, तो NO के पास में अपना X है और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है -2। ये माइनस का 2 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 2। तो -3 से -2 की ओर जा रहा है, तो -3 से -2 की ओर भी एक तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑक्सीडेशन स्टेट है। इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे भी क्या प्रोसेस अप्लाई हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर से हायर ऑक्सीडेशन नंबर की ओर जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है। बात करें अपन सी ऑप्शन की, इन द सी ऑप्शन N की जो डिजिट दे रखी है X, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम दे रखे हैं। अकॉर्डिंग टू द 2 एटम्स, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है। -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -4। ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू +4। तो यहाँ पे NO2 के लिए N एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है +4। बात करें NO2- की, तो NO2- के लिए x प्लस अगेन -4, और जो इसका टोटल चार्ज दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा, माइनस दे रखा है। तो x इक्वल टू -4 इक्वल टू -1, ये माइनस का 4 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो -1 + 4, तो टोटल वैल्यू कितनी काउंट हो जाएगी यहाँ पे, 3। तो 4 नंबर से यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहाँ जा रही है, 3 की ओर। तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे 4 से 3 ऑक्सीडेशन स्टेट बन रही है ऑप्शन सी के लिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, हायर से लोअर ऑक्सीडेशन नंबर जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। N एटम यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। बात करें अपन डी ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन में यहाँ पे अगेन अपने पास में अनोदर मॉलिक्यूल दे रखा है NO3-, एक तरीके से नाइट्रेट आयन है। X + 3 एटम जो ऑक्सीजन के हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है अपन को। 3x की वैल्यू अपन ने रख दी है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने -2 यहाँ पे प्लेस कर दिया है। टोटल चार्ज जो एटम पे है वो माइनस है, तो अकॉर्डिंग टू दैट x -6 इक्वल टू माइनस, यहाँ पे x आ जाएगा, माइनस का 6 इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, +6 -1, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 5। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 5। NH4 के लिए बात करें तो थोड़ी देर पहले अपन ने निकाला था, NH4+ की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा, -3। ठीक है। तो +5 से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का जाना, यहाँ देखेंगे अपन +5 से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की ओर जाना भी एक तरीके से क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर से फाइंड आउट होता है तो वो क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। तो डी ऑप्शन भी एक तरीके से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इन द ऑप्शन ए एंड बी यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर से हायर ऑक्सीडेशन नंबर की ओर जा रहा है। एंड इन ऑप्शन सी एंड डी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर से लोअर की ओर जा रहा है। तो एक तरीके से ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, रिडक्शन। एंड ऑप्शन सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दी 50 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की 51 क्वेश्चन नंबर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है एक तरीके से, ये 1 मोल ऑफ H3POX प्रेजेंट है, इज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 40 ग्राम ऑफ NaOH। NaOH के गिवन वेट कितना दे रखा है बेटा, 40 ग्राम। यहाँ पे अपन NaOH का मोलर मास फाइंड आउट करेंगे तो NaOH का मोलर मास कितना होता है, 40 ग्राम। ठीक है। तो 40 से डिवाइड होकर के कितना फाइंड आउट हो जाएगा, 1 मोल। तो यहाँ पे NaOH के मोल कितने फाइंड आउट हो जाएंगे, 1 मोल। तो अकॉर्डिंग टू दैट NaOH इज इक्वल टू 40 ग्राम, 1 मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू 40 ग्राम अपॉन 40 ग्राम। गिवन मास है ये, यहाँ पे ये अपना मोलर मास हो जाएगा। दोनों का वैल्यू पुट करने के बाद में जो NaOH के मोल फाइंड आउट हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 1 मोल। यहाँ अगर अपन पर्सनली मोल की बात करें हाइड्रोक्साइड आयन के लिए, तो हाइड्रोक्साइड आयन के लिए भी कितना मोल है यहाँ पे, -OH के लिए भी यहाँ पे 1 मोल गिवन किया हुआ है। ठीक है। अपन ने आंसर के अकॉर्डिंग जब फाइंड किया है।
अगर अपन आगे देखें x की वैल्यू को जब अपन यहाँ पे पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, अपने पास में ऑप्शन ए दे रखा है x इज इक्वल टू 2 एंड एसिड इज मोनोबेसिक। जब अपन x की वैल्यू 2 पुट करते हैं यहाँ पर x के प्लेस पे, तो H3PO2 की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये अपना स्ट्रक्चर फाइंड आउट होता है। एंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर अपन को ये बताना है कि यहाँ पे कि इस एसिड सॉल्ट का जो है नेचर कैसा होगा। ठीक है, अपने पास में बेस है NaOH जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग नेचर में है। H3PO जो होता है अपने पास में एक तरीके से वीक एसिड की फॉर्म में यूज होता है। जब अपन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को अगर रिएक्ट कराते हैं तो अपने पास में सॉल्ट भी अपने पास में स्ट्रॉन्ग मिलता है। ठीक है, अगर अपन बात करें यहाँ पे NaOH जो स्ट्रॉन्ग बेस है, जब अपन इसको वीक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट का नेचर कितना कैसा होगा, बेसिक नेचर में होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ए है करेक्ट हो रहा है, x इज इक्वल टू 2 एंड मोनोबेसिक। बेस कितना फाइंड आउट हो रहा है, मोनोबेसिक। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। डाई बेसिक नेचर यहाँ होगा ही नहीं, ट्राई बेसिक नेचर यहाँ होगा ही नहीं। बात करें ऑप्शन डी की तो H3PO2 प्लस NaOH कन्वर्टेड इनटू दी NaH2PO2 प्लस H2O, तो ये अपना एसिडिक सॉल्ट के नेचर में नहीं होगा बिकॉज ऑफ वीक नेचर ऑफ H3PO2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 52 क्वेश्चन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ अ केमिस्ट्री। यहाँ अगर अपन देखें सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन एलिमेंट हैविंग अ 2k at L 9m and 2n इलेक्ट्रॉन। सीधी सी बात है, अपने पास में यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द शेल। अब अपन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ शेल से। तो जनरली अपने पास में 2k दे रखा है जिसकी वैल्यू होगी शेल के इलेक्ट्रॉन्स की 1s2। ठीक है, 8l के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन हो रहा है नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग 2s2 एंड 2p6। बात करें 9m शेल में अपने पास में इलेक्ट्रॉन फिल है 9 एंड इसके अकॉर्डिंग ये 3s2 3p6 एंड 3d1 कन्फिग्यूरेशन हो रहा है। बात करें 2n की तो 2n में अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 शेल के लिए 4s2 अप्लाई हो रहा है। यहाँ अगर अपन देखें 3d के पास में ऑलरेडी 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो अपन को यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखना है चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन सही हैं। पहले ऑप्शन की बात करें, इट कंटेन्स 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर यहाँ पे प्रेजेंट है इन 3d ऑर्बिट, तो अकॉर्डिंग टू दैट ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बात करें बी ऑप्शन की, इट कंटेन 1d इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है 3d ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा, इट कंटेन्स 1d इलेक्ट्रॉन। सी ऑप्शन की बात करें, इट कंटेन्स 12p इलेक्ट्रॉन, 12p इलेक्ट्रॉन सामने दिख रहा है अपने पास में l ऑर्बिट में एंड m ऑर्बिट में 2p6 एंड 3p6 इलेक्ट्रॉन, टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है 12p इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे सी ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट इज अ नॉन मेटल, नहीं, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कन्फिग्यूरेशन Z की वैल्यू, एटॉमिक नंबर की वैल्यू 21 फाइंड आउट हो रही है, जो एक स्कैंडियम मेटल है और स्कैंडियम एक मेटल होती है, ये नॉन मेटल नहीं होती है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जनरली इन क्वेश्चन नंबर 52 ए बी एंड सी ऑप्शंस जो होंगे सही होंगे, तो ये अपन को ध्यान में रखना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। थैंक यू।